कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया से होती है जहां कदम कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। किंग कांग, जो इस विशाल साम्राज्य का इकलौता वारिस महसूस करता है, एक छोटे बंदर के साथ इस सफर पर है। भूख मिटाने के लिए कांग ने अपने हाथों से खाने का एक टुकड़ा तोड़कर उस नन्हे जीव की ओर बढ़ाया, लेकिन वह छोटा बंदर इतना डरा हुआ और सतर्क था कि उसने हाथ से खाना लेने से साफ इनकार कर दिया। कांग उसकी फितरत समझ चुका था। उसने चालाकी से खाना जमीन पर फेंकने का नाटक किया। यह देख बंदर की खुशी का ठिकाना न रहा और वह झट से सांप का मांस उठाकर बड़े चाव से खाने लगा। जैसे जैसे उसकी भूख मिटी, उसकी हिम्मत भी बढ़ी और वह धीरे धीरे कांग के और करीब आने लगा। लेकिन भी यह सुकून बस कुछ ही पलों का था। जैसे ही वे आगे बढ़े, कांग की नजर एक विशाल राक्षस घाटी पर पड़ी, जिसे देखकर खुद इतना विशाल होने के बावजूद वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस दुनिया में उससे भी बड़ा और खौफनाक क्या हो सकता है। घाटी पार करते ही वे एक ऐसी बंद गुफा में जा पहुंचे जहाँ का मंजर देख कांग के होश उड़ गए। वहाँ उसके जैसे अनगिनत जीव थे, लेकिन उनकी आंखों में जीने की कोई चाह नहीं, बल्कि सिर्फ गुलामी का सन्नाटा था। उस गुफा के भीतर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। किंग कांग ने देखा कि वहाँ उसके जैसे ही अनगिनत विशाल जीव मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक या जीवन नहीं बचा था। वे किसी मशीन की तरह बिना रुके अथक परिश्रम कर रहे थे और भारी मात्रा में पानी ढो रहे थे। इसी बीच छोटे बंदर के दादा की नजर अपने पोते के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अज्ञात तारा या निशान देखकर वे गहरी चिंता में डूब गए। अभी वे कुछ समझ पाते कि तभी अचानक आसमान से एक तारा या उल्का पिंड जैसा पत्थर गलती से जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और उसी अफरा तफरी में छोटे बंदर को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया गया। अपने छोटे साथी के साथ हुए इस बर्ताव को देखकर किंग कांग का खून खौल उठा। छोटे बंदर ने कांग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुस्से में पागल कांग ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और सीधे उस तारे को चुनौती देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देख वहाँ मौजूद स्टार सैनिकों को लगा कि कोई उनकी सत्ता को ललकार रही थी। एक स्टार सैनिक ने किंग कांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कांग की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाया और उसे एक ही वार में दूर फेंक दिया गया। वह सैनिक उठ खड़ा हुआ और घबराहट में अपने पहरेदारों की ओर इशारा करने लगा, मानो कह रहा हो कि यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है। तभी उन पहरेदारों के पीछे से उनका खूंखार नेता सामने आया, जिसका नाम गिब्बन था। वह लंबे पैरों वाला एक घमंडी जीव था, जिसके शरीर से एक तीखी गंध आ रही थी। गिब्बन का खौफ इतना था कि उसे देखते ही वहाँ मौजूद बाकी बंदरों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। गिब्बन बड़ी ही शान से जमीन पर कूदा और टहलते हुए किंग कांग की ओर बढ़ने लगा। नजारा हैरान कर देने वाला था। किंग कांग को छोड़कर बाकी सभी स्टार सैनिक गिब्बन की सत्ता के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन कांग अपनी जगह पर चट्टान की तरह सीधा खड़ा रहा। गिब्बन ने धीरे धीरे कांग के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर अचानक उसके चेहरे के करीब आकर उसके होंठ खोल दिए। लेकिन अगले ही पल गिब्बन जोर जोर से हंसने लगा। यह हंसी किंग कांग की उस कोशिश का मजाक थी जिसमें उसने इंसानों के झूठ का सहारा लिया था। गिब्बन की कड़वी हंसी ने गुफा के सन्नाटे को चीर दिया था। उसे हंसता देख वहाँ मौजूद अन्य बंदर भी उसका साथ देने लगे और इसी बहकावे में आकर नन्हा बंदर भी हंस पड़ा। लेकिन छोटे बंदर की यह नादानी गिब्बन को नागवार गुजरी और वह आग बबूला हो गया। स्थिति बिगड़ती देख छोटे बंदर के दादा ने बीच बचाव करने की कोशिश की ताकि अपने पोते को गिब्बन के गुस्से से बचा सकें। गिब्बन ने एक पल के लिए किंग कांग की ओर घूर कर देखा और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के एक खौफनाक मंजर सामने आया। एक विशालकाय बंदर सीधा उबलते हुए लावा में गिर पड़ा, जिससे पूरी गुफा दहल उठी। किंग कांग समझ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि गिब्बन का उसे डराने और अपनी ताकत दिखाने का एक घटिया तरीका था। गुस्से से तमतमाए कांग की आंखों में चिंगारियां उठने लगते ही कांग की हथेली पर 5 गहरे जख्म कर दिए। किंग कांग ने अपने हाथ पर बने उन निशानों को देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि गिब्बन कितना दुष्ट और चालाक प्रतिद्वंद्वी है। अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए कांग ने तुरंत अपनी जादुई युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और गिब्बन पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि कांग ने यहाँ एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने दुश्मन की क्षमताओं को बहुत कम आंका था। आखिर वह बिना किसी खास काबिलियत के इतने विशाल साम्राज्य का नेता नहीं बना था। जैसे ही कांग ने वार किया, गिब्बन ने अपनी हड्डी के कोड़े से उसकी कुल्हाड़ी को फंसाकर दूर खींच लिया, जिससे कांग निहत्था हो गया। कुल्हाड़ी के हाथ से छूटते ही बाजी पलटती हुई दिखाई देने लगी। गिब्बन ने अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कलाबाजी की और कांग का गला घोंटने की कोशिश करने लगा। कांग ने पूरी ताकत लगाकर गिब्बन को खुद से दूर पटका और फिर उसे दोबारा पकड़कर जोर से हर से हवा में उछाल दिया। अपने नेता को मुसीबत में फंसा देख वहाँ खड़े पहरेदार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन घमंडी गिब्बन ने उन्हें बीच में
में ही रोक दिया। वह इस लड़ाई को अकेले ही खत्म करना चाहता था। मैदान में मौजूद अन्य बंदर अपने क्रूर राजा के लिए जोर जोर से जयकार कर रहे थे। गिब्बन के चेहरे पर एक ठंडी और डरावनी मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी हड्डी के कोड़े की नोक कांग की पीठ की ओर तान दी। तभी एक चौंकाने वाली घटना घटी। विशालकाय बंदरों की भीड़ ने एक विशाल चट्टान को धकेलकर नीचे बह रहे लावा के रास्ते को रोक दिया। जैसे ही लावा का बहाव थमा, गुफा के भीतर एक रहस्यमयी रास्ता साफ हो गया। साफ हो गया। लावा से धुली हुई वह जमीन देखते ही देखते जम गई, मानो किसी भयानक चीज के आने का स्वागत कर रही हो। लावा के रुकते ही गुफा का सन्नाटा एक खौफनाक गर्जना में बदल गया। अचानक अंधेरे के बीच से एक विशाल पैर बाहर निकल आया। कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं हिमयुग का जनक था। उसे भारी भरकम 4 जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था और उसकी आंखों में हजारों सालों का जमा हुआ क्रोध साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, पूरी गुफा थरथरा उठी। गिब्बन ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उस नए आक्रमणकारी की ओर इशारा किया जिसे वह अपना सबसे घातक हथियार मानता था, वज्र सैके। किंग कांग ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। इस रक्त दानव की हड्डियों पर क्रिस्टल नियंत्रक लगे हुए थे, जिसकी शक्ति ने उसे तुरंत गिब्बन का गुलाम बना दिया था। अपनी पूरी ताकत समेटकर उस दानव ने कांग पर भीषण ठंड का ऐसा हमला किया कि हवा भी जम गई। कांग ने अपनी कुल्हाड़ी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बर्फीला हमला इतना जबरदस्त था कि उसकी कुल्हाड़ी छिटक कर दूर जा गिरी और उसका हाथ पूरी तरह से बर्फ में जम गया। कांग अब असहाय था और मौत उसके ठीक सामने खड़ी थी। कांग की स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी थी। ठंड उसके शरीर में फैल रही थी और उसका हाथ पूरी तरह जम चुका था। जैसे ही रक्त दानव अपना अंतिम और विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार हुआ, कांग की नजर छोटे बंदर पर पड़ी जो गुफा के बाहर की ओर इशारा कर रहा था। अपनी जान बचाने का यह आखिरी मौका देख कांग ने बिना वक्त जाया किए गुफा की ओर लंबी छलांग लगा दी। उसकी कीमती कुल्हाड़ी गुफा के भीतर ही छूट गई थी, लेकिन कांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गिब्बन ने यह देखते ही अपने सैनिकों को उसका पीछा करने का हुक्म सुना दिया। कांग अपने बुरी तरह घायल और जमे हुए हाथ को घसीटते हुए किसी तरह पृथ्वी के केंद्र की सतह पर वापस पहुंचा, लेकिन संकट अभी टला नहीं था, क्योंकि वे खूंखार विशालकाय बंदर भी दीवारों पर चढ़कर उसके पीछे पीछे सतह तक पहुंच चुके थे। कांग जानता था कि इस हालत में वह सीधे मुकाबले में टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपनी ताकत के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उन बंदरों को अपने बिछाए जाल में फंसाने की योजना बनाई। किंग कांग अब अपनी पूरी चाल बदल चुका था। जैसे ही वे विशालकाय बंदर ऊपर सतह पर पहुंचे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कांग ने उनके स्वागत के लिए एक खौफनाक जाल बिछा रखा है। कांग ने एक विशाल चट्टान को सही समय पर नीचे की ओर धकेल दिया, जिससे बेबस बंदर उससे टकराते चले गए। लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। बाकी बंदरों ने अपने साथी की फिक्र किए बिना अपनी हड्डियों के चाकू लहराए और भूखे भेड़ियों की तरह कांग पर झपट पड़े। जंग अब आर पार की थी। थका हुआ और घायल कांग धीमी गति से सूखी लकड़ी के पास पहुंचा, मानो उसने हार मान ली हो। पीछा कर रहे बंदरों ने जैसे ही उसे घेरने की कोशिश की, उनकी नजर अपने पैरों के पास मौजूद एक बेल पर पड़ी। पिछले जालों के कड़वे अनुभव ने उन्हें सतर्क कर दिया था और वे सभी हमले के लिए नीचे झुक गए। ठीक उसी पल जब कांग को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, छत पर लगा एक रहस्यमयी यंत्र अचानक चालू हो गया। कांग ने ऊपर देखा और वहाँ छोटे बंदर को खड़ा पाया। उसे अब समझ आया कि यह उसकी नहीं बल्कि उसके नन्हे दोस्त की सोची समझी चाल थी। छत पर लगा वह विशाल यंत्र किसी देवदूत की तरह काम कर गया। ऊपर मौजूद विशालकाय बंदरों ने अपनी जान बचाने के लिए बाकी सब कुछ भुला दिया और तुरंत अपने उन साथियों को थाम लिया जो नीचे गिरने वाले थे। किंग कांग ने जब ऊपर नजर उठाई तो उसे वहाँ छोटा बंदर दिखाई दिया, जिसकी सूझबूझ ने आज खेल ही पलट दिया था। कांग को पूरी तरह समझ आ गया था कि वह यंत्र अचानक कैसे और क्यों चालू हुआ, लेकिन संघर्ष ने कांग को अंदर से तोड़ दिया था। उसके शरीर में अब और जान नहीं बची थी और वह लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाला था। कहानी का यह हिस्सा उस अंतिम संघर्ष की गवाही देता है जहां हार और जीत के बीच का फासला बहुत कम रह गया था। किंग कांग, जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लगभग पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अपने असीम दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी और उस छोटी बच्ची के खातिर अपनी आखिरी जंग लड़ने का साहस जुटाया।